बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, जिस प्रोडक्ट का हम डिस्कस करेंगे, यकीनन वो आप जो है एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ना कि एक्सपोर्ट करके उसको लोकल मार्केट में भी अगर आप काम करने का सोचें तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसका नाम है व्हीट स्ट्रॉ। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हीट स्ट्रॉ होती क्या है, इसके जो यूजेस क्या है, इसके एचएस कोड क्या होता है, उसके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो कंपटीटर्स का आपको पता होना चाहिए, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए, सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, ये मेन क्वेश्चन है सबका होता है, सप्लायर हमें सर कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद बात करें पैकिंग क्या होगी और कंटेनर में स्टफिंग कैसे होती है इसकी। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो नए नए काम कर रहे होते हैं मुझसे पूछ रहे होते हैं सर इसकी स्टफिंग कैसे होगी। तो मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों को पूरी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ सके। उसके बाद बायर का किस कंट्री में, मतलब किस कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे हम बायर कैसे तलाश कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको आपकी जो कोई भी क्यूरी है वो बाकी ना रहे, आपको क्लियर समझ आ जाए। तो अगर हम इसकी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, व्हीट स्ट्रॉ की इंटरनेशनल मार्केट क्या है, ये 8 खरब रुपए की मार्केट है। 8 खरब रुपए, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है कि हम एक्सपोर्ट करके इसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। ऑब्वियसली इतनी बड़ी मार्केट है तो हमारा भी कहीं ना कहीं हिस्सा होगा ना। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे कुछ तो पैसे आएंगे, तो हम जो है इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, पाकिस्तान जो है ईयरली कितने जो है मन जो है वो तूड़ी जो है वो प्रोड्यूस करता है, 20 मिलियन टन, 20 मिलियन टन जो है वो पाकिस्तान जो है तूड़ी जो है पर ईयर वो प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हीट स्ट्रॉ होती क्या है। अब व्हीट स्ट्रॉ जो है, ये जब गंदम की कटाई हो रही होती है, उसका जो गंदम जिससे निकल जाती है, दाने निकल जाते हैं, उसके बाद ये बाकी सेपरेट हो जाती है, उसको क्रश कर लेते हैं। जब क्रश कर लेते हैं वो भूसे के उसमें आ जाती है। जब वो उस भूसे को हम तूड़ी बोलते हैं और तूड़ी को हम व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं, मतलब गंदम का भूसा। तो ये आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है सब, क्योंकि यही नहीं पता व्हीट स्ट्रॉ होती क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको सेव कैसे करते हैं। अब ये ईयर सेव होती है, मतलब कि अब जाहिर सी बात है, आपने जब इसको देखें, ये जो है पूरा साल चलानी होती है। आपने गंदम की कटाई तो आपकी होगी मई जून में, ठीक है, अप्रैल मई जून में कटाई होगी, ठीक है, सिंध से स्टार्ट हुई एंड तक आपके बल्तिस्तान तक आपकी कटाई खत्म होगी, ठीक है। अब आपने सेव करना है इसको। अब ये पूरा साल तो कटाई होती नहीं रहती है आपकी, इसको आपने सेव करके आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट भी करना है और लोकल कंजम्पशन भी आपने पूरी करनी है, ठीक है। अब आप वो कैसे करोगे, इसको सेव करोगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये अब आपको ये भी समझने की जरूरत है, ये मतलब कि एक जगह डंप कैसे होता है। अच्छा, छोटे छोटे जो किसान हैं जिनकी 1-1, 2-2, 4-4 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो वो जो है एक जगह, मैं एक बहुत बड़ा वो हूँ इसका ब्रोकर हूँ या बायर हूँ मैं इसका, ठीक है, मैं लोकल बैठा हूँ कहीं पे भी, तो मैं छोटे छोटे अपनी ट्रॉली रखी हुई है, मैंने वहां से इनसे तूड़ी उठा के एक जगह डंप कर देता हूँ। अच्छा, डंप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब जाहिर सी बात है मैंने उसको सेव करना है, साथ साथ निकालना भी है, साथ साथ सेव भी करना है। अब उसका रेट और होता है, अब हो सकता है आपको 30 रुपए किलो पे मिल जाए वो, ठीक है। अब 30 रुपए किलो पे मिल जाएगी तो ये आगे आगे इसका रेट बढ़ते ही जाना है। 30 रुपए, 32 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 150 रुपए, फिर 200 रुपए, ये आगे कंटिन्यू होता रहना है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होती है, तो ये आगे बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अब बात करें आगे, देखें, अब ये बात करने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि अब ये तूड़ी सेव होगी। अब ये पूरा साल यहाँ से, अब ये सेव कैसे करनी है। अब इसको नमी से बचाना है, बारिश से बचाना है। तो बारिश से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसकी जो है ना मट्टी की लेप करते हैं, ताकि इसके बड़े बड़े वो बना देते हैं, पहाड़ टाइप के इसके वो बना देते हैं। उसके बाद इसको स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक के लिए इसको आपको ऊपर से लेप करना पड़ता है ताकि बारिश अंदर ना जाए, नमी अंदर ना हो, तो इसलिए ये पूरा साल चल जाती है। अगर इसके एचएस कोड की बात करें तो ये चैप्टर 12 में आता है और एचएस कोड 1213.0, मतलब 40। तो ये इसका एचएस कोड है। जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो एचएस कोड इसके अंदर ये लगेगा। इसके बाद बात करें इसके यूजेस की। अब यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, जो आपकी 20 मिलियन टन है वो 50% अगर उसमें से निकाल दें आप, तो वो एनिमल फीड के लिए यूज होती है, मतलब चारे के लिए यूज होती है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर वगैरह हैं, तो हम लोगों की 50% कंज्यूम जो है पाकिस्तान में ही हो जाती है।
बात करें 40% रहेगी, ये कागज फैक्ट्री में यूज होती है, गत्ता फैक्ट्री में यूज होती है, टिश्यू पेपर इंडस्ट्री में यूज होती है। उसके बाद बात करें बायोफ्यूल में, ये 10% जो है ये यूज होती है। ये 4 आइटम्स है, कागज फैक्ट्री में, टिश्यू पेपर फैक्ट्री में, गत्ता फैक्ट्री में और बायोगैस बनती है। और 40% जो है ये एक्सपोर्ट हो जाती है, मतलब 100% होगी। 50% एनिमल फीड में, 10% चार्ज जो आपको बताया है कागज फैक्ट्री, गत्ता फैक्ट्री, टिश्यू पेपर फैक्ट्री और बायोफ्यूल में ये यूज होती है। उसके बाद जो 40% है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद बात करें कंपटीटर्स कौन कौन से, देखें इस रीजन में तो हमारा कंपटीटर कोई नहीं है, ना इंडिया है, ना चाइना है, ना कोई और है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, जर्मनी आता है, पोलैंड आता है, नीदरलैंड है, कनाडा है, यूएसए है, बेल्जियम है, इजिप्ट है और लिथुआनिया है। ये जो 10-12 कंट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा जो है व्हीट स्टॉक को एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो ऑब्वियसली जहां अब आपको भी पता होना चाहिए कि इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, क्योंकि आपने उस एरिया को टारगेट करना है जहां पे सबसे ज़्यादा जाता है। दुबई हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, इवन रशिया हो गया। तो ये जो कंट्रीज हैं आप इनको जो है टारगेट करके यहाँ पे व्हीट स्टॉक को एक्सपोर्ट करके बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको जो है हम अब सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन सप्लायर्स कहाँ से मिलेंगे। बात ये है, अब गंदम की कटाई कहाँ हो रही है, स्टार्ट कहाँ से होती है, सिंध से होती है, ठीक है। सिंध में आप देखें किस एरिया में आपको जो वहाँ पे ब्रोकर बैठे हैं या बहुत बड़े बड़े जो स्टॉकिए बैठे हैं उनके पास ये स्टॉक करते हैं वो, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, उसके बाद पंजाब में आएंगे, पंजाब के बाद केपीके में आएंगे, यहीं तक जो है केपीके में आके एंड हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लायर आपको बड़ा इजी मिल जाता है इसका। आप किसी एरिया में जाएं, वहाँ पे प्रेसिंग मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे जो तूड़ी जो है स्टॉक की हुई, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, अब लोकल जो है, लोकल खपत की पहले बात करते हैं कि लोकल जो है इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करके लोकल हम चला के इसको कैसे हम जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखें ये जो एरिया है ना केपीके के, ठीक है, केपीके के स्वात हो गया, बाकी ये जो एरिया हैं सारे आप इनको भेज सकते हैं। अब सिंध से शुरू हो रही है तो पंजाब की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सिंध, क्योंकि यहाँ पे फसल की कटाई अभी हुई नहीं, होगी तो फिर होगी। सिंध से शुरू हो रही है तो यहाँ पे, वहाँ से आप सिंध से लेके आके आप इस एरिया में बेच सकते हैं, स्वात में, कलाम में, ठीक है, इन एरिया में। क्योंकि अब देखिए जानवर तो हर जगह है, ज़रूरत हर जगह है, यहाँ पे लाके बेच सकते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर आप पंजाब से शुरू होते हैं, पंजाब से यहाँ बेच सकते हैं, केपीके में बेच सकते हैं। फिर पंजाब की जो गंदम है सिंध में चली जाएगी, क्योंकि सिंध की खत्म होने वाली होगी, क्योंकि वहाँ से जाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होगी और लोकल भी वहाँ पे खपत काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे भी नीड शुरू हो जाएगी। तो पंजाब से आप उधर भी बेच सकते हैं, पंजाब से आप इधर भी बेच, बहुत ज़्यादा गंदम जो है ना पंजाब में होती है, तो यहाँ से उधर भी जाती है, यहाँ से इधर भी आएगी, यहाँ से बलोचिस्तान भी चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप जो लोकल में भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कम से कम आप 100 रुपया 200 रुपया आप बचा सकते हैं पर मंथ के। अच्छा, अब बात करें पैकिंग की और स्टफिंग कंटेनर में कैसे होगी। बात यह है कि पैकिंग इसकी जो है ना 16 से 17 केजी भी होती है, 20 से 21 केजी भी होती है, 21 से 22 केजी भी होती है, 15 से 16 केजी, ये बायर की डिमांड पे होती है। हम बात करते हैं 21-22 की और 15-16 की। अब 21 और 22 जो है वो आप लोगों के जो है 21-22 जो बेल बनते हैं, जो एक स्क्वायर टाइप का जो बंडल बनता है उसको बेल्स भी बोलते हैं। बंडल जो है वो आते हैं 900 बेल्स आते हैं एक 40 फुट कंटेनर में, ठीक है। वो माल बनेगा 19 टन बन जाएगा माल, ठीक है, ये ज़हन में रखें। 21 और 22 केजी के जो है 900 बेल्स आएंगे और वो 19 मेट्रिक टन बन जाएगा 40 फुट कंटेनर में। इसी तरह बात करें 15 से 16, 15 केजी या 16 से केजी, ये आएंगे आपके 1230 बेल्स आएंगे, 1230 बेल्स आएंगे एक 40 फुट कंटेनर में, ये बनता है 15 मेट्रिक टन, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेटली, अब आप ये सब बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार 15-16 अगर केजी करें तो ये तो ज़्यादा आने चाहिए, और 21-22 करें ये तो कम आने चाहिए। बात ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम तो सेम है ना आपका, ठीक है, जगह उतनी ही घेरनी है। तो कोशिश करें आप, जब भी आप बाहर की पैकिंग की रिक्वायरमेंट, उसे वो कहता है ना जी मुझे 15-16 चाहिए, उसे कहें जी मैं 21-22 देता हूँ, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाएगी आपकी, फ्रेट तो उतना ही पड़ना है ना, ठीक है। आप उसे कहें जी मैं इतना भेज देता हूँ, ठीक है।
तो वो कहेगा हाँ ठीक है, वो भी एग्री होगा यार इतना इस कंटेनर में आ जाएगा तो हमें फ्रेड की मद में आके कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये समझने की स्टफिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टफिंग करनी, किसी भी कंटेनर में स्टफिंग करनी आनी चाहिए। आप अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई इतना खास नहीं है, वही है कंपनी रजिस्ट्रेशन है SECP में, आपका GST है, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद आपकी जो PSW इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, आपकी इनवाइस है, आप परफॉर्मा इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपने 40 फुट कंटेनर जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी मंगवाना है, आपने बखर एरिया में मंगवाना है, झंग एरिया में मंगवाना है, फैसलाबाद मंगवाना है, या सिंध का कराची में मंगवाना है, या कोई और एरिया है वहाँ पे मंगवाना है आपने, तो वहाँ से आपका किराया पड़ेगा। मतलब फ़र्ज़ करें 1.5 लाख रुपया किराया है, वो आपने ऐड करना है। अब आपने FOB रेट देना है बायर को, CIF रेट देना है या CNF रेट देना है। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपको वहाँ जाके देखें, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि FOB रेट कैसे देते हैं, CIF रेट कैसे देते हैं, CNF रेट कैसे देते हैं। तो आपको बायर को वो रेट देने हैं, कैलकुलेशन आपने करनी है, सारे एडअप करके कोशिश करनी है। पेमेंट एडवांस आए, अगर एडवांस 100% नहीं आती तो 60% एडवांस आए, 50% आए, 50% BL अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हो। आपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजनी है, उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा देने हैं, उसके बाद पेमेंट आ जाएगी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। अगर पेमेंट नहीं आती तो डॉक्यूमेंट्स होल्ड कर लेने हैं, 5 दिन वेट करना है, जितना फ्री पीओल टाइम होता है शिप जो आपको वेसल जो देता है कि आप 10 दिन के लिए फ्री वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको 10 दिन, अगर 5-6 दिनों के अंदर पेमेंट रिसीव नहीं होती, नोटिफाई नहीं होती बैंक अकाउंट में, तो आपने शिपिंग लाइन के पास जाना है, जो आपका क्लियरिंग एजेंट है उससे कहना है कि जी मुझे इसको पार्टी को चेंज कर दे। आप वहाँ खुद पहुँचें, 2-2.5 लाख रुपये खर्चा करें, वहाँ पे खुद जाके सेल करें, क्योंकि वो पार्टी फ्रॉड कर रही है, वहाँ पे पड़ा रहेगा, फिर आपका नुकसान होगा, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायर कहाँ से मिलेंगे, बायर कैसे मिलेंगे और बायर को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने कि हम कैसे बायर्स को वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बायर को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। मैंने शॉर्टकट्स भी बताए हुए, मैंने प्रॉपर तरीका वारदात बताया हुआ है, कैसे हम जो है बायर्स को फाइंड कर सकते हैं। बायर को फाइंड करना ईजी है, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा मुश्किल बना दिया। ठीक है, तो हम लोग जो है, अब मैंने आपको बताया ओमान, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनमें आप बायर फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल पे बैठें, क्लिक करें वीटस्टॉप इंपोर्टर्स, वीटस्टॉप बायर्स, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप कोऑर्डिनेट करें, कम्युनिकेशन करें, आपकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। यहाँ पे 90% प्रॉब्लम यह है कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो बचगाना कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से बाहर कहता है कि यार इसका नहीं, हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तो फ्रेश है। आप बताते हैं जी मैं फ्रेश हूँ, उसके बाद वो वैसे ही भाग जाता है आपसे। ठीक है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको ये कभी शो नहीं करना कि आप फ्रेश हो, क्योंकि आपको जब प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप फ्रेश तो होगी नहीं। ठीक है, और जो भी काम करना है आपने पहले लोकल मार्केट में काम करें, लोकल मार्केट में थोड़ा सा काम करें, ताकि उसकी नो हो प्रोडक्ट की आपको इतनी हो जाए कि आप जब इंटरनेशनल टारगेट मार्केट को हिट करें तो आप जो हो उनको इक्की बिक्की उसकी बता सकें। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसमें एडअप कर दूं, अफगानिस्तान कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान ओपन टॉप में जाता है, ठीक है, ट्रॉले जिसको बोलते हैं, 22 व्हीलर ट्रॉले में जाता है। ये ऊपर इसको चादर डाल देते हैं, जो तरपाल जिसको बोलते हैं, तरपाल डाल के ये अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, और जो अगर रशिया भेजना है तो ये आगे ट्रांसफ़र होता है दूसरे कंटेनर में, वहाँ से आगे चला जाता है। ठीक है, तो वीटस्ट्रा एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, इसमें आएँ। बहुत से कम लोगों को पता है कि यार वीटस्ट्रा को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम लोकल में भी कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मुझे भी काफ़ी अर्से बाद पता लगा था यार वीटस्ट्रा भी हम एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें एक कंटेनर के अंदर 40 फुट कंटेनर के 7 से 8 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। बायर अच्छा हो, आपका रेगुलर काम हो, आप हिसाब लगा लें, महीने के 3 कंटेनर आपके गए हों, आप छोड़ें 7, तो आप 5 लाख के लगाएं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 लाख रुपए आपका 3 कंटेनर में बचता है। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल में इतना नहीं, ऑब्वियसली जब अच्छा लग जाए तो लग जाए, लेकिन उसमें नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें नुकसान के चांसेस नहीं, ख़राब नहीं होती है जब तक आप इसको नमी नहीं लगेगी। और ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर में नहीं जाता,
ये जो है सादा कंटेनर में जाता है, इसलिए ख़राब होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बता दिया, इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आपने जब भी बायर को कोटेशन देनी है तो आपने 10 से 20% इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड अप करके देना है। चलें, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।